So, class ninth, the story begins from with a marriage, of Louis XVI। फ्रांस रिवॉल्यूशन की जो कहानी है, या फ्रांस, मैं तो इसको कहानी ही कहता हूँ क्योंकि ये हो चुका है, ये कहानी है। तो दिस स्टोरी begins with the marriage from NCERT textbook। 1774 the year was। Austrian princess Marie Antoinette एंड लुइस 16। 20 साल का लुइस, शादी हुई, राजा बना, और राजा बनते ही वहाँ फ्रांस का देखता है कि उसके तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है। उसके जितने भी ट्रेजरी है वो सारी खाली पड़ी हुई है, उसके पास पैसे ही नहीं है। तो अब इनको पूरा करने के लिए कैसे किया जाए, और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि फ्रांस ने अपनी अमेरिकन कॉलोनीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प की। और हेल्प किसके अगेंस्ट पे की गई? हेल्प वॉर करने के लिए की गई, और किसके अगेंस्ट पे की गई? एक कॉमन एनिमी जिसका नाम है ब्रिटेन। अमेरिका भी ब्रिटेन से लड़ रहा है, और फ्रांस भी अपनी कॉलोनीज़ को बचाने के लिए जो उसने अपने अंडर में किया हुआ था, उन 13 का एरियाज़ को, 13 कॉलोनीज़ उसने बोला उनको, तो उसकी हेल्प करने के लिए था। उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। तो अब किंगडम ये डिसाइड करती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं बचे तो टैक्सेस बढ़ा दो। अब टैक्सेस बढ़ाए जाएं तो उनको भुगतने वाले कौन होंगे? उनको भुगतने वाले कौन होते थे? यहाँ पर एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, जो फ्रांस को और ज़्यादा एक डिफरेंस दे देता है। फ्रांस पूरी कंट्री जो है वो 3 सिविलाइजेशंस में डिवाइड थी। सिविलाइजेशंस कहो या इसको क्रेडर्स कह सकते हैं आप, ग्रेड्स कह सकते हैं, है ना। 3 तरीके के सिविल्स थे। उसमें नंबर 1 सिविल्स हैं क्लैरजीज। ये क्लैरजीज हैं जो चर्च के पादरी हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, या जो एडवाइज़र्स हैं किंग के, वो क्लैरजीज हैं। ये फर्स्ट स्टेट कहा गया है इसको, फर्स्ट स्टेट है भाई ये, इनको सुप्रीमेसी मिली हुई है। इनके जो प्रिविलेजेस हैं वो बाय बर्थ हैं, है ना, इनसे कोई ये छीन नहीं सकता। दूसरे नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे हैं, ये हैं नॉबिलिटीज़। नॉबिलिटी वो लोग हैं जो या तो जो लैंडर्स हैं या लैंड ऑनर्स हैं, बहुत बड़े वाले पेजेंट्स हैं, और रिलेटिव्स हैं किंग फैमिली के किसी भी लिहाज से, वो नॉबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये चर्च के में काम नहीं करते, चर्च से बाहर हैं ये सिर्फ चर्च पे काम करते हैं। क्लर्जीज जितने भी हैं ये सिर्फ चर्च के लिए काम कर रहे हैं, चर्च चलती है इनसे। नॉबिलिटीज़ जो हैं वो बाहर काम करते हैं, राइट। सेकंड पोर्शन। अब ये आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, ये है थर्ड स्टेट। ये बेचारे सिर्फ यही हैं फ्रांस में जो टैक्स पेयर्स हैं। टैक्स पेयर्स यही टैक्स को पे करते हैं, इन्हीं से टैक्स निकलता है। टैक्स को जो इंक्रीज करने वाली बात आ रही है वो ये लोग पे करेंगे। इसमें बिजनेसमैन हैं, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, उसके बाद पेजेंट्स भी आते हैं, आर्टिसंस भी आते हैं, स्मॉल पेजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, सर्वेंट्स हैं। ये सभी थर्ड स्टेट में हैं। थर्ड स्टेट जो टैक्स पेयर्स का स्टेट है, जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला स्टेट है, उनको कोई राइट नहीं है, कोई बर्थ राइट उनके पास नहीं है। उनके पास बस बर्थ एक लाइबिलिटी है कि वो अगर हुए हैं कंट्री के अंदर तो वो टैक्स पे करेंगे।
इज इट ओके? तो इनको एक रिमाइंड कर लीजिए, क्लर्जीज, द चर्च मेंबर्स, द फर्स्ट स्टेट and the nobilities, the landowners and the family members of prince और means the kingdom means king family जो है उसके members हो सकते हैं। लेकिन क्लर्जीज चर्च में काम करते हैं और ये बाहर लोग बाकी हैं, ठीक है, ये चर्च से कनेक्टेड नहीं हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं, ये स्टेट जो थर्ड स्टेट है इसमें वो लोग आते हैं जो बाकी बिजनेसेस या ऑक्यूपेशंस को कवर अप करते हैं फ्रांस के अंदर, और इसको देखने के लिए या उन सारी चीज़ों के लिए पैसा इकट्ठा करना इनका काम होता है। लाइक, इज इट ओके? तो अब ये जो टैक्सेस इंक्रीज़ करने वाली बात आई है तो उसमें मेन रीज़न जो है वो ये आ रहा है 1 बिलियन से ज़्यादा, ठीक है, और 2 बिलियन लीवर्स से ज़्यादा जो हैं वॉर में खर्च हो गए हैं। बिलियन लीवर्स, लीवर्स कहा जाता था उस टाइम पे, ये वर्ड लिखा है ना, LIVERS, लीवर्स, लीवर्स है फ्रांस पाउंड, जो आज पाउंड चलता है उसी को लीवर उस टाइम पे कहते थे, है ना। ये लगभग ऐसा का मानिए आप 781 से 1794 तक यही एक करेंसी फ्रांस की रही थी। इन्हीं को चलान कर मतलब फ्रांस जो है अपने जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते थे उनको सेटिस्फाई करने का काम करता था, राइट। तो अभी आपने देखा क्लर्जीज हैं और कौन है, नॉबिलिटीज़। ये 60% पूरे जो फ्रांस है 60% फ्रांस का लैंड ऑनर्स यही हैं, राइट। 60% लैंड क्लर्जीज के और नॉबल्स के पास या उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है 60% लैंड। दूसरा एक और रेशो जो NCERT लिखता है उसमें कहता है कि पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशंस। जो पीजेंट्स हैं वो 90% रखते हैं, उगाते हैं, बनाते हैं पूरी पॉपुलेशन का, ठीक है। However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and the other richer members of the third state. Is it okay? तो फर्स्ट 2 स्टेट्स में जिसमें क्लर्जीज और नॉबल्स आते हैं वो बाय बर्थ अपने प्रिविलेजेस को भी यूज़ करते हैं, 60% लैंड भी उनके पास है और वो टैक्स भी नहीं देते हैं। किसमें मरना किसका है टैक्स के नाम पे? मरना टैक्स के नाम पे है सिर्फ थर्ड स्टेट का। थर्ड स्टेट टैक्सेस भरेगी, ओके। जिसमें भी इन्होंने 2 टैक्सेस इनके ऊपर अटैम्प्ट किए हुए हैं। 2 टैक्सेस हैं, एक तो है टिथ्स जो टैक्स बोला जाता था, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, टिथ, है ना, टिथ। द चर्च थ्रू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट से लेती थी। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट्स। जितने मेंबर थर्ड स्टेट के हैं वो स्टेट को भी टैक्स देते थे, और दे इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल्स। ये टाइल और टैक्स है जो डायरेक्ट स्टेट को दिया जा रहा है। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लाइव्ड ऑन आर्टिकल ऑफ everyday consumption like articles of everyday consumption like salt and tobacco. The burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third state only. इसको अच्छे से याद कर लीजिए, सिर्फ थर्ड स्टेट है जो टैक्सेस देने का काम कर रही है। तो अब इनमें गुस्सा नहीं पैदा होगा तो भैया क्या होगा ये सोचो आप, राइट। एक पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ है उसको फिर से वो कर लीजिए। लुइस 16 के पास पैसे नहीं हैं, अब उसने टैक्स इंक्रीज़ करने का काम कर दिया है। टैक्स इंक्रीज़ करने का नंबर आता है तो उसमें हमें पता चलता है कि फ्रांस में 3 स्टेट्स हैं। जो फर्स्ट स्टेट क्लर्जीज का मीन्स पादरियों का, दूसरा नॉबल्स मीन्स जो
रिचर सोसाइटीज़ हैं, किंग रिलेटिव्स हैं, लैंड ऑनर्स हैं, उनका है। थर्ड स्टेट है, बाकी जितने भी ऑक्यूपेशंस फ्रांस में बचते हैं वो सभी थर्ड स्टेट में ही आते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेट ही सिर्फ टैक्स पेयर है, वही पैसे पर टैक्स, अपने इनकम पे टैक्स, अपने डायरेक्ट टैक्सेस, अपनी लैंड पे टैक्सेस, और अगर पेजेंट है तो जितना भी उसने कल्टीवेशन किया उस पर टैक्सेस देने का काम करेगा, ठीक है। जिसमें चर्च जो है वो डायरेक्ट टैक्स लेती है पेजेंट से, और उसके बाद एक डायरेक्ट टैक्स भी है जो इसको टाइल कहा जाता है। और बाकी सभी चीज़ों के ऊपर जिस पर जो भी आप परचेस करेंगे डेली वेजेस की, जितने भी आर्टिकल परचेस करेंगे उन सब पर आपको टैक्स देना होगा। इज इट ओके? सो किसी एक पेंटर की पेंटिंग को यहाँ पे एनसीईआरटी देता है, जिसमें एक पर्सन है, एक नॉबलमैन, जिसको एक स्पाइडर दिखाया गया है, और एक पेजेंट है, एक पेजेंट जिसको फ्लाई दिखाया गया है, मक्खी, है ना। ये लगातार इसके पास कितनी सारी चीज़ें लगातार लेके आ रहा है, और ये उसके मीन्स फेस पर कोई एक इमोशन भी नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि आप मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो मीन्स कोई अगर ग्रेटफुल, कोई ग्रैटिट्यूड भी देने की कोशिश करे, वैसा भी कोई एक्सप्रेशन चेहरे पर नहीं है। और आप इस फेस को देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा उदास, या फिर ये ऐसा लग रहा है कि मुझसे लूटा जा रहा है। तो ये एक मक्खी की तरह ही हो गया, मतलब ऐसा मान लो, है ना। और स्पाइडर मीन्स ये जाल इसका बनाया हुआ है नॉबल का, और ये अपने जाल में इस मक्खी को फंसाने, मतलब कि एक पीजेंट को, एक लेबर को, एक द ग्राउंड ज़ीरो पे काम करने वाले इंसान से भी इतना सब कुछ रिसीव कर रहा है विदाउट एनी एक्सप्रेशन। ये हालत फ्रांस की बनी हुई है। तो अब इस जो ये पर्सन है, इसको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसको इसके पैलेसेस में आग लगा देनी चाहिए कि नहीं लगा देनी चाहिए? राइट। क्योंकि यहाँ पे गांधी जी तो नहीं थे जो नॉन वायलेंस को दिखा सकते थे, या उस ऐसा कोई इतनी बड़ी आइडियोलॉजी, इतनी बड़ी फिलॉसफी के साथ कर सकते थे। यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए यहाँ फ्रांस में वायलेशन ने ही काम किया, उन्होंने वायलेशन से ही काम किया, इंडिया ने वायलेशन से काम नहीं किया था। तो अब आता है नेक्स्ट नंबर, जो उसका पोर्शन है, जो अभी तक आ गया कि टैक्सेस इतने सारे हो गए थे, क्योंकि अब रीज़न एक और बड़ा हो गया है। फ्रांस में 23 मिलियन का पॉपुलेशन था 1715 तक, राइट, जो 28 मिलियन हो गया 1789 तक। 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 17 से 89 तक के बीच में, 15 से 89 तक के बीच में। तो काफ़ी ग्रोथ है, मीन्स 23 से 28 पॉपुलेशन हो गया। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो आपको कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसमें अगर कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, कल्टीवेशन अच्छा नहीं हो पाता है, तो ब्रेड के प्राइजेस का बढ़ जाना कोई सरप्राइजिंग तो बात है नहीं, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, हो सकता है ऐसा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर बनी थी। अगर कोई मीन्स नेचुरली, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना, मतलब वो मोटर तो नहीं लगी हुई थी इरिगेशन के लिए, है ना, पंप नहीं लगे हुए थे, तो नेचर पे डिपेंड थे उस समय में। 18 सेंचुरी का मिडिल एज थी, 18 सेंचुरी का, तो जिसकी वजह से एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस खड़ा हो गया था फ्रांस में, है ना। wages did not keep pace with the rise in prices। जिस हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे ब्रेड के, वैसे
वेजेस इंक्रीज नहीं हो रहे थे, जिसने एक बहुत बड़ा गैप बना के रख दिया था पुअर और रिच के बीच में। और ये जितना ज़्यादा गैप बनता चला जाता है उतना ही ज़्यादा फोर्स से दोनों एक दूसरे से उल्टे हो जाते हैं। तो द थिंग्स बिकम वर्स whenever drought or hail reduced the harvest. This led the subsistence crisis. यही subsistence crisis को बनाने वाली वजह बन गई कि जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे थे, लेकिन वेजेस जो हैं वो इंक्रीज होने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उनको एक तरीके से आप ये समझिए कि आपको स्लेव बना के रखना है, तो आप ये डिफरेंस लगातार बनाए रखना चाहेंगे, है ना। तो वही फ्रांस भी खेल रहा था एक तरीके से। सब्सिस्टेंस क्राइसिस के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी भी देता है, वो लिखता है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। खतरे में आ जाएं, आपके खाने पीने की सामान जो है वो भी नहीं मिल रहा है आपको, तब ऐसी स्थिति जो है क्या कहलाती है, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस बुरी तरह से फैला हुआ है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 1.3 पे, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है, जो थोड़ा बिजनेस करने लगी है, ओवरसीज़ में भी बिजनेस कर रही है, अंदर का जो कंट्री है उसके अंदर भी बिजनेसेस करती है, जिसके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो क्लास देख रही है कि पेजेंट्स के साथ क्या हो रहा है, हमारे ऊपर कितने सारे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। टैक्स तो यही लोग दे रहे थे, पादरी तो दे नहीं रहा था ना चर्च का। तो इन्होंने अब एक तरीके से अपोज स्टार्ट किया है कि भैया सारा काम हम करेंगे, कंट्री में हम कमाई करेंगे, हम ही टैक्स देंगे, हम ही कंट्री का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और प्रिविलेज आप लोगों के पास रहेंगे। वाह, क्या कमाल की बात है। मतलब ऐसा नहीं चलने वाला है ना। तो ये प्रिविलेजेस के एंड की बात अब जो है एक क्या कहेंगे, मैंगो पीपल के दिमाग में आ गई थी, एक आम आदमी की सोच बन गई थी कि प्रिविलेज विविलेज कुछ नहीं है, छोड़ो इन्हें। ये एक और नया यूथ खड़ा हो गया था, अब ये कोशिश कर रहा है। अब इस यूथ की एनर्जी को यूज़ करने के लिए किसी स्कॉलर को सामने आना होता है हमेशा, या स्कॉलर एक थॉट हवा में छोड़ता है, एक जो फिलोसोफर होता है, एक थिंकर होता है, एक सोशल रिफॉर्मर होता है किसी भी सोसाइटी का, तो वो एक थॉट छोड़ता है हवा में, उसको पकड़ने वाली जो एनर्जीज़ हैं, जो यूथ उसको पकड़ता है, जो ब्रेन उसको पकड़ते हैं, उनको इकट्ठा करता है, फिर वो उनको उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। हमेशा से ही ऐसे होता आया है, सब पूरी अर्थ पे ही ऐसा हुआ है और होता रहेगा। वो एक सोशल रिफॉर्मर एक बल्ब की तरह होता है, एक फ्लेम की तरह होता है, एक दीपक की तरह होता है, मतलब कि उसकी लौ जलती है, उसके चारों तरफ उस एनर्जी को एंजॉय करने वाले लोग आते हैं, तो बुलाता है, इनवाइट कर लेता है खुद ही। वही यहाँ पर हुआ है ना। सोशल ग्रुप्स ने अब काम करना शुरू किया है। अब इसमें सिर्फ वही लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। मीन्स देखो, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, जो वुलन या सिल्क के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वो भी हैं, उसके मेंबर्स हैं, है ना। मर्चेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, थर्ड स्टेट के प्रोफेशनल्स, लॉयर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हैं। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. किसी को जन्म से किसी भी विशेष अधिकार की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है कि आपको सारे राइट्स होंगे। प्रिविलेज मतलब राइट, स्पेशल राइट, आपको सारे स्पेशल राइट्स होंगे। भैया ऐसे कैसे चल जाएगा काम। तो अब सोशल रिफॉर्मर्स सामने आते हैं, है ना, फ्रीडम एंड इक्वल लॉस के बेसिस पर, जिसमें सबसे पहला नाम जो फ्रांस में लिया जाता है उनके फिलोसोफर्स की हिस्ट्री में, वो है जॉन लॉक। ये है जॉन लॉक। और दूसरा है जेन जैकेव रोसेसिस, राइट।
तो लॉक ने फर्स्ट जो जिनका नाम लिया गया है, ये जो लॉक हैं, इन्होंने पहली बार एक जो आर्टिकल दिए उसका नाम रखा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट sought to refute the doctrine of divine and absolute rights of the monarch। मीन्स किसी को भी बर्थ से राइट नहीं है ना। रॉसेस ने एक और आगे की बात कही है, वो ये आइडिया फॉरवर्ड प्रोसेसिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। तो इन स्पिरिट ऑफ लॉ Montesquieu proposed a division of law within the government with legislative, executive and judiciary। ये दुनिया के सामने पहली बार ऐसा कोई थॉट आया था, मीन्स जिसमें द स्पिरिट ऑफ लॉ मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर की बात कही गई थी। इससे पहले डिवीज़न ऑफ पावर किसी ने नहीं कहा कि गवर्नमेंट की पावर को भी डिवाइड किया जा सकता हो, उसमें भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उन तीनों का नाम हो ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये रॉसेस मॉन्टेस्क्यू का दिया हुआ पहला वो था। तो ये सबसे पहली बार लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जैसी एक जो थॉट था वो दुनिया के सामने पहली बार आया, और वाकई में जो नाम रखा है मॉन्टेस्क्यू ने वो सच है। और नाम क्या रखा था? स्पिरिट ऑफ लॉस। लॉ की स्पिरिट है वाकई में ये। आज इंडिया जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमारी, वो इन्हीं तीनों पर चल रही है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव होते हैं, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव है, हमारे यहाँ जुडिशरी है। हमने अपने पावर को डिवाइड किया है। क्लास 10th में पूरा चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का, वहाँ पे आप पढ़ोगे पावर शेयरिंग कैसे होती है, कैसे फ्यूडलिज्म बनता है, एक फ्यूडल गवर्नमेंट काम कैसे करती है, पावर को शेयर करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्यों ज़रूरी है इन तीनों पार्ट्स में ही डिवाइड करना। तो ये तब का आइडिया 18th सेंचुरी, मिडिल 18th सेंचुरी का, और ये तब से फैलना शुरू हुआ। और अमेरिका जैसी कंट्री जो उस टाइम पे, वैसे तो इतना बड़ा हम आज ही नाम है अमेरिका का, उस टाइम पे फ्रांस कॉलोनी, ब्रिटेन कॉलोनी थी। जब वो अपने पैरों पर खड़ी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसकी 13 कॉलोनीज़ बनती हैं फ्रांस की, तो वो सबकी 13 के 13 कॉलोनीज़ इसी एक कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी पर ही खड़ा करते हैं। अब ये आइडियाज़ इन फिलोसोफर्स के बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगे, और छोटे से छोटे सलून और कॉफ़ी शॉप्स पर भी जिनको पढ़ना नहीं आता था उन्हें सुनाए जाते थे। बड़ा मेहनत कर रहा था उस समय फ्रांस अपने आप को स्टेबल करने का, अपने आप को खड़ा करने का। तो उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी चल रही थी, अब मगर क्या करें, है ना। ये आइडियाज़ किंग तक भी पहुंच रहे थे। एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है, द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। अब प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर ही टैक्स लगाया जा रहा है, उनकी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। पैसा कहाँ से आएगा? आर्मी को चलाने के लिए, पुलिस को चलाने के लिए, ऑफिसर्स को चलाने के लिए टैक्स से आएगा। टैक्स कौन देगा? टैक्स वही आदमी देगा जो आपके दरवाजे पर प्रोटेस्ट करके बैठा है, प्रिविलेज हटाओ। कमाल की बात है भाई। तो बहुत बड़े बड़े कमाल हुए हैं। आप जिस एज में आज जी रहे हैं, जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड और आपको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, ये एज जो चल रही है ना, अभी टाइम जो आया है ये तो बहुत सुकून का चल रहा है। आपने दुनिया पीछे की अभी देखी नहीं है उस नज़र से कि आदमी कितना परेशान जी रहा था। तो दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इज इट ओके? एक और बार आप रिमाइंड कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप
आपको बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड।